हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं क्रोफिजियोलॉजी 2023 का जो पेपर है इसको सोल्व करेंगे। इससे पहले 2022 का पेपर मैंने सोल्व करा दिया है पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 1 का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। वो पार्ट 2 है। इसके बाद एक और आएगा पार्ट 3, ठीक है। ये 3 वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे क्रोफिजियोलॉजी में। क्रोफिजियोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, प्लांट से संबंधित होता है, ठीक है। जो प्लांट्स होता है, जो क्रॉप होता है, उसकी इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है क्रोफिजियोलॉजी में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है आपका ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ओस्मोसिस के बारे में हम बात कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए, ये ओस्मोसिस है। ओस्मोसिस एक मोमेंट होती है। लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये क्या कहते हैं, आंशिक रूप से जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे आप परागम झिल्ली जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कहते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, ये प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है, और जो एनिमल्स होता है उनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा हूँ लेकिन मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि जो लिक्विड होते हैं यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जल के जो द्रव अणु होते हैं, जब वे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट करते हैं या चलना मूवमेंट करते हैं तो उसे हम ओस्मोसिस कहते हैं। ये तो मैंने हिंदी में बताया। अब इंग्लिश में देखिए, ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इतना ये सब कहेंगे तब भी आप ओस्मोसिस की डेफिनेशन दे सकते थे। ये 2 नंबर में था, पूछा गया है, तो 2 नंबर में इतना ही आंसर आपको देना होता है। उसके बाद आपसे डिफ्यूजन पूछ सकते हैं। अब की बार ओस्मोसिस पूछा है, हो सकता है डिफ्यूजन भी पूछ ले। तो डिफ्यूजन क्या होते हैं, एक मोमेंट होती है, मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड फ्रॉम द एरिया, ओके, सॉलिड फ्रॉम द एरिया हायर कंसंट्रेशन टू द इन एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये भी वही है कि ये भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इसका जो रिजल्ट है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सामान नहीं फैलता, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे एक सामान नहीं जाते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सामान नहीं होना, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक सामान डिस्ट्रीब्यूशन होना, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है आप लोगों को एक जैसा दिखाई दे इसलिए आपको यूनिफॉर्म पहनाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं वह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे। ओस्मोसिस भी आ सकता है, डिफ्यूजन भी आ सकता है। अब आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। राइबोसोम्स के हम आता है राइबोसोम। राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। जो कोशिका होती हैं, जो सेल होती हैं या कोशिका होती हैं, उसके अंदर ये क्या काम करता है, प्रोटीन को का उत्पादन करने का काम करता है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। राइबोसोम्स जो होता है ये कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर मशीन है जो कहाँ पाए जाते हैं, लिविंग सेल में। लिविंग सेल का मतलब होता है जो जीवन जिसके अंदर जीवन होता है, यानी कि लिविंग सेल्स, अगर आप जीवित कोशिका आप कह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये पाया जाता है। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन बिल्डर्स का काम करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है कोशिका के अंदर, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका राइबोसोम्स आर फाउंड फ्री फ्लोटिंग द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म से क्या होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, फ्री स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है राइबोसोम। तो इसे भी आप कह सकते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम में भी आप इतना ही लिख दीजिए तो मोस्ट ये है। बाकी आप अगर चाहिए तो पढ़ना, तो मैंने इसका फंक्शन बता दिया स्टूडेंट। इसका काम होता है प्रोटीन को प्रोड्यूस करना या प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है, संश्लेषण करना। ये जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक में। इसकी खोज किसने की थी, पैलेडे ने दी थी। पैलेडे का अगर नाम आता है तो पैलेडे ने दी थी। मैं खुद दिखा देता हूँ आपका कौन था वो। ये था वो, इसके पैलेडे 1953 में इन्होंने इसकी खोज की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलेडे ने की थी 1953 में। आपको ये इसका तस्वीर देख सकते हो, ठीक है।
वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट, लाइक करना ना भूलें। यदि कोई किसी तरह का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एग्री विद कीवर्ड चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके बाद होता है कैंप प्लांट। कैंप प्लांट क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। कैंप प्लांट्स ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कैंप प्लांट, ठीक है, कैंप प्लांट्स के बारे में आता है। इसका पूरा नाम, आप सबसे पहले तो इसका पूरा नाम पूछा जाता है। कैरासुलेसी फैमिली से हैं तो इसको हम कैरासुलेसियम एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। कैंप प्लांट्स आफ्टर द प्लांट फैमिली, ठीक है। अगर हम बात करें इसको फैमिली को हम क्या बोलते हैं, कैरासुलेसी फैमिली बोलते हैं। इट वाज द फर्स्ट फाउंड इन द कैरासुलेसी फैमिली एंड द बिकॉज द CO2 स्टोर इन फ्रॉम द एसिड बिफोर यूज द फोटोसिंथेसिस करने से पहले क्या कर लेता है, CO2 को क्या कर लेता है, ये स्टोर कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद में ये रिलीज करते हैं। यही इसकी खास बात है। इसके स्टोमेटा जो होते हैं कहाँ पर, नाइट में ओपन होते हैं, जबकि सभी जो प्लांट होते हैं C3 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं, उनके स्टोमेटा समझते हो, जो रंध्रकाश होते हैं, रंध्रकाश समझते हो, जो लीफ होती है, लीफ में कभी कभी आपने बूंद देखी होगी, बूंद ड्रॉप देखी होगी। सुबह मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो पत्तों पर बूंद आती है, ड्रॉप आती है वाटर की, तो वो कहाँ से निकलती है, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। जैसे आपके हाथ होते हैं, हाथ पर बाल होते हैं, जो मेंस होता है, जो आदमी होता है उसके बाल हमने देखे होंगे, तो वह जो बाल है अगर आप बाल को उखाड़े तो वहाँ पर एक छिद्र सा दिखता है, उसे ही हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स की जो लीफ वगैरह होती है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब होगा, उससे पहले क्या करेगा, CO2 को ये स्टोर कर लेगा और बाद में रिलीज करेगा। और स्टोमेटा में ओपन कहाँ पर होते हैं, ये दिन में ओपन नहीं होते, रात को ओपन होते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर करते हैं, रात में करते हैं। कैंप प्लांट्स इंक्लूड द मैनी सैकुलेंट्स प्लांट्स। सैकुलेंट्स प्लांट्स मीन्स प्लांट जिनके अंदर अगर हम बात करें तो जैसे जो वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी जिसके अंदर होती है, यानी कि बिना वाटर के भी क्या कर लेते हैं, जिनके अंदर वुड नहीं होता है और वे बिना वाटर के भी काफ़ी समय तक अपनी लाइफ को चला सकते हैं। जैसे कि एगेव प्लांट्स होते हैं, एगेव बोलते हैं इसको, एगेव को सेंचुरी प्लांट बोलते हैं। ये 100 साल का प्लांट होता है, इसकी उम्र 100 साल होती है लगभग। तो ये सारे के सारे जितने भी होते हैं ऑर्चार्ड वगैरह जो होते हैं, ऑर्चार्ड वगैरह, उसके अंदर ये सारे के सारे कैंप प्लांट्स होते हैं। तो इतना अगर आप लिख देते हैं, कैरासुलेसियम एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये प्लांट्स ओपन करते हैं स्टोमेटा नाइट में, और ये क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 को स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस के मतलब फोटोसिंथेसिस करने से पहले करते हैं, बिफोर द यूज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में यूज करने से पहले ये क्या करते हैं, CO2 को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अब वर्नलाइजेशन क्या होता है, बसंतीकरण, ये पहले भी पूछा गया था, वर्नलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। वर्नलाइजेशन की बात करें तो देखो, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। बता देते हैं वर्नलाइजेशन आपको, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है वसंत जैसा। यह लंबे समय तक ठंडी, सर्दी या ऐसी स्थिति के संपर्क में रहने से पौधे में फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोल्ड ट्रीटमेंट का नाम सुना आपने, कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। कभी कभी प्लांट्स को क्या रखते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट में रखते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि वो फूल स्टार्ट हो जाते हैं, फूल आना स्टार्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वसंत जैसा बोलते हैं या वर्नलाइजेशन होते हैं। वर्नलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स को क्या किया जाता है, फ्लावरिंग एंड इनिटेशन के लिए, फूल आने के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। एक बार जब यह प्रक्रिया हो जाती है तो पौधे में फूल आने की क्षमता विकसित हो जाती है। केवल एक बार ये ट्रीटमेंट मतलब फूल स्टार्ट हो जाए, फ्लावरिंग इनिटेशन स्टार्ट हो जाए, उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट ये हिंदी में है, आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से है, आप इसे याद कर लेना। वर्नलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंग्लिश में है, आप इसे इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर द फ्लावरिंग इज प्रमोटेड बाय ए कोल्ड ट्रीटमेंट, ओके। यानी कि फ्लावरिंग को प्रमोट किया जाता है, कि वो फ्लावरिंग प्रमोट इसलिए किया जाता है ताकि वो किसके द्वारा, कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा, ठीक है, ठंडा कोल्ड ट्रीटमेंट करके उसे ही हम ये कर सकते हैं, ठीक है। वर्नलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, फ्लावरिंग को प्रमोट किया जाता है कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसे याद कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ड्राई सीड नॉट बी रेस्पॉन्ड फॉर द कोल्ड ट्रीटमेंट। जो ड्राई सीड होते हैं, ड्राई सीड समझ तो, ड्राई सीड का मतलब होता है जिसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि मॉइस्चर नहीं होती, उसे हम ड्राई सीड बोलते हैं, उसमें ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, ठीक है स्टूडेंट।
ड्यू टू वनलाइजेशन वेजिटेटिव पीरियड इन द प्लांट कट शॉर्ट रिजल्टिंग। उसके बाद क्वेश्चन है आपका स्टोमेटो ट्रांसपिरेशन क्या होता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन समझते तो यानी कि जब इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम द लीफ, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ से होता है तो क्या कहलाता है? स्टोमेटो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन का मतलब समझते हो? इवेपोरेट होना, इवेपोरेट इवेपोरेट का मतलब होता है वाष्प, जल वाष्प होना, ठीक है। जब जल वाष्प की बूंदी पत्तियों से निकलती है या रिलीज होती हैं तो उसे हम स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसकी लिटरली आपको लिटरली जो मीनिंग होती है, जो डेफिनेशन है वो मैंने बता दी कि भाई जो पत्तियों से जल का निकलना क्या कहलाता है? स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब इसको मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें क्या लिखा है? द इवापोरेशन वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। या तो स्टोमेटा से वाटर का रिमूव होना या लीफ से रिमूव होना तो उसे हम स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इज ट्रांसपिरेशन दिस वे। बहुत सारा जो सबसे ज़्यादा जो वाटर होता है इसी वे में क्या होता है? ट्रांसपिरेटिव होता है। द वाटर नियर द सरफेस ऑफ द लीफ चेंज इनटू वेपर एंड इवेपोरेट्स व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? जो पत्तियाँ हैं पत्तियों की सरफेस से, द वाटर नियर द सरफेस ऑफ द लीफ, जो वाटर होता है पत्तियों की नीचे सतह होती है वहाँ से क्या होता है? वो चेंज होता है और वेपर एंड इवेपोरेट होकर वो ओपन हो जाता है। आप एक लाइन में ये कह सकते हैं द इवेपोरेशन वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द प्लांट, ठीक है। स्टोमेटा ऑफ द प्लांट, वापर का जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर यानी कि जल वाष्प की जो बूंदें होती है, जल वाष्प जो होता है उसका प्लांट्स से क्या होना? इवेपोरेट होना, उसे स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एक डेफिनेशन ये है, बिल्कुल आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेशन। द लॉस ऑफ वाटर इन द फ्रॉम द वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। आप लोगों से अब की बार हो सकता है कि ट्रांसपिरेशन पूछ लें, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपिरेशन नहीं पूछा जा सकता। तो उसकी डेफिनेशन है द लॉस ऑफ वाटर इन द फ्रॉम द वेपर फ्रॉम द एरिया। जो एरियल पार्ट होता है प्लांट्स का, वहाँ से जब वाटर का लूज या लॉस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब ट्रांसपिरेशन जो होते हैं इसके प्रकार देख लेते हैं। थ्रू द लीफ और द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ ट्रांसपिरेशन लूफ। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन वो है लीफ, सबसे ज़्यादा लीफ के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखें। प्लांट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, तो इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपके जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की 5 नंबर पूछे गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों को समझाइए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? द एनर्जी ऑफ द पावर हाउस, ठीक है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके फंक्शन को बताना है, इसके स्ट्रक्चर को बताना है। 5 नंबर है, ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। हम देखेंगे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया द फर्स्ट डिस्क्राइब द जर्मन साइंटिस्ट रिचर्ड अल्टमैन ने इसको खोज की थी इसकी। द माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए कंसिडर सेमी ऑटोनोमस सेल, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस सेल के नाम से जानते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है जिसके अंदर डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स मतलब तरल पदार्थ होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती हैं, बाह्य झिल्ली होती हैं, अंत झिल्ली होती हैं, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। और उसके बाद आप देख सकते हो ये आपका पोर्शन है, एक स्टेट होता है इसके अंदर। तो ये फंक्शन, ये डायग्राम जरूर याद रखिए, डायग्राम पूछे गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो रेंज होता है वो 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर या डायमीटर होता है, जो डायमीटर में आप रखते हो उतना होता है। द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो इन्वॉल्व इन द अदर सेलुलर एक्टिविटी लाइक द सिग्नलिंग करना, सेलुलर डिफरेंटेशन करना, सेल ग्रोथ करना, बहुत सारे काम ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल इन द एजिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है द जेनेटिक सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक सिस्टम कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर द वन जेनेटिक सिस्टम विच इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर जीनोम ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? खुद कंटेन, अच्छा ठीक है, ये सब जो सेपरेट करता है, अलग करता है न्यूक्लियस को, ठीक है, सेल से। माइटोकॉन्ड्रिया द थॉट, ठीक है, ये सब आप लोग इसमें ये इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की यूजुअली जो डीएनए है, मॉलिक्यूल्स लाइक द बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द मल्टीपल कॉपीज पर द ऑर्गेनेली, ठीक है। जो मतलब जो डीएनए होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कि वो मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं, ये सब है। और आउटर मेम्ब्रेन, ये सब आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पर फंक्शन की बात आती है, फंक्शन में आपको दिखा देता हूँ। फंक्शन में क्या है? ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया द प्रोड्यूस द एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, सबसे बड़ा यही है। द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हेल्प द बिल्डिंग ऑफ द सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्लड एंड हार्मोन्स लाइक द टेस्टोस्टेरोन एंड द एस्ट्रोजन। तो स्टूडेंट, हमने बात किया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने स्ट्रक्चर बता दिया आपको, फंक्शन भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसको एनर्जी या पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, जैसे कि पैसिव वाटर, मैकेनिज्म ऑफ पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट, ठीक है। पौधे में निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बट इसके चांस आने की ज़्यादा नहीं होती, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के सामने। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट, ओके।
आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं पौधे में जल के अवशोषण की दो विधि होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पौधे की जड़ें प्रकाश संश्लेषण जैसी विभिन्न जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग करने के लिए मिट्टी से पानी को अवशोषित करती हैं। ठीक है भाई, जो पौधे की जड़ें होती हैं उनको फोटोसिंथेसिस जैसी बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन करना पड़ता है, तो उनके लिए उन्हें जो मिट्टी से पानी अब्जॉर्ब करना पड़ता है। ये दो तरीके से हो सकता है। नंबर एक होता है सहक्रिय परिवहन, जिसे आप अभी बोलते हैं तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जिसे आप कह रहे हो, सहक्रिय परिवहन। इस मैं इंग्लिश में बात करूँगा, पहले हिंदी में बात कर लेते हैं। इस प्रकार के जल अवशोषण के लिए श्वसन जैसे चयापचय या मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कोशिकाओं का उपयोग करने की सहायता से मेटाबॉलिज्म शक्ति की व्याख्या आवश्यकता होती है। पौधे में सहक्रिय अवशोषण विभिन्न तरीके से होता है, विशेष रूप से पानी का प्रासरणीय और गैर प्रासरणीय अवशोषण, ये दो तरीके से होता है। निष्क्रिय परिवहन क्या होता है? इस प्रकार की जल अवशोषण के लिए मेटाबॉलिज्म ऊर्जा के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। अवशोषण पसीना जैसी मेटाबॉलिज्म गतिविधियों के कारण होता है। निष्क्रिय अवशोषण एक प्रकार है जिसमें जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के माध्यम से होता है। यह तनाव या बल पैदा करता है जो पानी को जाइलम रस की ओर ले जाने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन दर जितनी अधिक होगी जल अवशोषण दर उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो ये था आपका इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा और इस पर डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, जल अवशोषण की ये प्रक्रिया है। जल का जो सक्रिय यानी ऑब्जर्वेशन है, इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में जल की कोशिका जल के अवशोषण और जो चयापचय ऊर्जा में सक्रिय भूमिका निभाती है। जो चयापचय क्रिया होती है इसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, श्वसन के माध्यम से उपयोग किया जाता है। सक्रिय अवशोषण दो प्रकार का हो सकता है। नंबर एक होता है जल के सक्रिय एस्माटिक अवशोषण में शामिल चरण। ठीक है, जल के एस्माटिक अवशोषण में पहला कदम हाइड्रोफोलिक कोशिका के द्वारा मिट्टी का अवशोषण होता है। जड़ रोम की दीवारें यानी जड़ रोम जो रोम होते हैं की कोशिका रस का एस्मोटिक दबाव आमतौर पर मिट्टी के पानी के ओपी से अधिक होता है, इसलिए जड़ के रोमों में डीपीडी मतलब एब्जॉर्प्शन अधिक हो जाते हैं। कोशिका भित्ति में पानी अंदर प्रवेश कर जाता है। ये हिंदी में है, तो वो हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन थोड़ा सा यही होता है कि थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो जाती है ट्रांसलेट करने की। तो आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हो। ये वही है जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। ठीक है, मैं से इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये एस्मेटिक होता है। एस्मेटिक का मतलब होता है जल को मिट्टी में जड़ों के जाइलम के द्वारा, जब जाइलम के द्वारा होता है उसे एस्मेटिक एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, निष्क्रिय पूछा है आप लोगों से, ये पूछा है तो आप लोग देख सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण मूल कोशिकाएं सक्रिय भूमिका नहीं निभाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? निष्क्रिय रहती है, जिसे वे निष्क्रिय रहती हैं। पहला स्टेप क्या है? वाष्पोत्सर्जन पत्तियों को जाइलम में पानी में तनाव पैदा करता है। तनाव तने के जाइलम के माध्यम से जड़ के जाइलम में मौजूद जल तक संचित होता है और जल वाष्पोत्सर्जन की तरह पहुँचने के लिए ऊपरी को उठता है। इसलिए मूल रूप से यानी जो रूट होती हैं के माध्यम से कोर्टिकल कोशिकाओं में प्रवेश करता है और जड़ों की जाइलम तक पहुंचकर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। पत्तियों में पानी के प्रवेश का बल तीव्र यानी वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है और जड़ कोशिका निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह से देख सकते हो। नंबर 2, पानी का निष्क्रिय अवशोषण तब होता है जब वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? आमतौर पर अधिक होती है, तभी ये प्रोसेस होती है। आप लोग हिंदी में इसे थोड़ा सा लिख लेना। ठीक है, अगर आप चाहे तो। ये रहा इंग्लिश में। ठीक है, पेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये इंग्लिश में है, आप इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हो। इट इज मेनली ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन द रूट सेल जो होती है, रूट सेल्स डू नॉट प्ले एक्ट रोल एंड द रिमेन पैसिव। ठीक है, ये मेनली क्या होता है? ट्रांसपिरेशन के कारण होता है। ठीक है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। जो रूट सेल्स होती हैं डू नॉट द प्ले एक्टिव नहीं होती है, में एक्टिव अच्छा रोल नहीं निभाती है। बाकी जो पैसिव जो चीज़ें होती हैं वो इसमें रहती है। ट्रांसपिरेशन क्रिएट द टेंशन इन द वाटर इन द जाइलम ऑफ द लीव। ठीक है, पहला सिस्टम क्या होता है कि भाई आपको जो ट्रांसपिरेशन क्रिएट टेंशन वाटर के अंदर टेंशन क्रिएट करता है और पत्तियों के अंदर जाइलम। टेंशन ट्रांसमिट द वाटर जाइलम ऑफ द रूट्स, इस तरह का ये स्टम्प्स हैं। आप लोग इसे देख लेना, पढ़ लेना, ये पढ़ना पड़ेगा आपको खुद ही। ये क्वेश्चन इस तरह का है, आपको ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा।
ये पैसिव हैं। अभी तो आपसे एक्टिव पूछा, हो सकता है कि बार पैसिव पूछ ले, पैसिव के लिए ये रहा, ठीक है। ये भी वैन रूट द ट्रांसपिरेशन यूजुअली हाई। पैसिव ऑब्जर्वेशन जब होता है, जब वाटर जो होता है यानी कि जो जल होते हैं वो क्या होता है, उसका ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पीकरण जब क्या होता है अधिक होता है, उस वजह से ये पैसिव होता है। रैपिड बहुत तेज़ी से इवेपोरेशन होता है वाटर का पत्तियों के समय, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है। दिस टेंशन इज ट्रांसमिटेड टू वाटर जाइलम एंड रूट्स थ्रू द जाइलम एंड स्टेम। जो टेंशन जो होता है, टेंशन ये ट्रांसमिटेड होता है वाटर एंड जाइलम्स के द्वारा, ठीक है, रूट्स के द्वारा। ये आप लिख सकते हो। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं वाटर को? अवेलेबल सोयल ऑफ वाटर, ओके, सोयल के अंदर जल की मात्रा। कंसंट्रेशन ऑफ सोयल सॉल्यूशन, जो सोयल एयर है मतलब वायु। सोयल टेम्परेचर है, इस वजह ये भी इफेक्ट करता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। 5 नंबर का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, क्रॉप फिजियोलॉजी क्या होती है, किसी में इसका महत्वपूर्ण बताइए, एग्रीकल्चर के में इसका क्या महत्व है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट। पहला क्वेश्चन मिलेगा 10 नंबर का आपके एग्जाम में। डिफाइन द क्रॉप फिजियोलॉजी, ठीक है। डिस्कस द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इन एग्रीकल्चर। डेफिनेशन लिखी है, क्रॉप फिजियोलॉजी इज द कंसर्न विद द प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ द क्रॉप एट सेलुलर, सब सेलुलर एंड द होल प्लांट्स लेवल्स इन इज रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट वेरिएबल्स एंड ग्रोथ। इन शॉर्ट, फिजियोलॉजिकल इज द स्टडी ऑफ द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट। ये भी कह सकते हो कि भाई जो क्रॉप फिजियोलॉजी है, हम स्टडी है कहते हैं किसके, प्लांट के एस्पेक्ट का, प्लांट के पौधों का, उनके पहलुओं का, उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी बोलते हैं। आप क्रॉप फिजियोलॉजी का मतलब एक ये भी है विटल इम्पोर्टेंट रोल ऑफ प्लांट्स या इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लांट्स इज स्टडी, वी आर स्टडी इन द क्रॉप फिजियोलॉजी विटल इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट्स, ओके। महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो क्रॉप फिजियोलॉजी की डेफिनेशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वही है कि महत्वपूर्ण फिनोमिना है, ये घटना है। क्रॉप फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्रॉप का मतलब क्या होता है, फसल होता है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है उसकी आकारिकी, यानी कि फसल की आकारिकी का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी बोलते हैं। जो फसल होती है, स्टूडेंट हिंदी में बता जाऊँ, जो फसल होती हैं, फसल की आकारिकी का अध्ययन, आकारिकी यानी कि उसकी जो उसका जो फिजिकली है उसका स्टडी जब हम करते हैं उसे हम क्रॉप फिजियोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में अगर किसी को पढ़ना है तो वो यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकता है, इससे पहले मैंने डेफिनेशन दे दी है। इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर है इम्पोर्टेंट ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर। मैनी एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द हॉर्टिकल्चर कैन बी बेनिफिट फ्रॉम द इंटेंसिव रिसर्च इन प्लांट साइकोलॉजी टू द फिजियोलॉजी टू द प्रोवाइड द प्रैक्टिकल सोल्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, उद्यान विज्ञान और कृषि विज्ञान में, जिसमें हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, और वे प्रोवाइड करते हैं हमें क्या, प्रैक्टिकल सोल्यूशन, ठीक है, किसमें, एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में। अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, द सीड जर्मिनेशन के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सीडलिंग ग्रोथ के बारे में हम जान सकते हैं। क्रॉप स्टेबलिश के बारे में हम जान सकते हैं। वेजिटेटिव डेवलपमेंट के बारे में हम जान सकते हैं। फ्लावरिंग के बारे में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जान सकते हैं। फ्रूट एंड सीड सेटिंग के बारे में हम जान सकते हैं। क्रॉप मैच्योरिटी के बारे में हम क्रॉप फिजियोलॉजी में जान सकते हैं। तो प्लांट्स हार्मोन इंट्रैक्शन के बारे में हम जान सकते हैं। न्यूट्रेंट्स फिजियोलॉजी के बारे में हम जान सकते हैं। स्ट्रेस बायोटिक या बायोटिक्स फिजियोलॉजी के बारे में हम जान सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर की बात है। तो इसमें हम सिंस एग्रीकल्चर ये इंटरेस्टेड इकोनॉमिक उपज हम ले सकते हैं इससे, ठीक है। गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप, एक अच्छी उपज हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्रॉप फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंस हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। कुछ और हैं, अब यहाँ देखते हैं। सीड साइकोलॉजी अभी बताया। ऑप्टिमम सीडलिंग ग्रोथ एंड प्लांट पॉपुलेशन, ग्रोथ मेजरमेंट कर सकते हैं आप। हार्वेस्ट इंडेक्स, मोड ऑफ एक्शन ऑफ द डिफरेंट वीडिसाइड, न्यूट्रो फिजियोलॉजी, ठीक है। फोटोपीरियडिज्म के बारे में हम बात कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्रॉप फिजियोलॉजी है, सभी का सभी क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में इतनी बात है, ठीक है।
देखो मैंने हिंदी में भी बता दिया आपको, इंग्लिश में भी है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। आप इसको जो क्वेश्चन में कह रहा हूँ उनको आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण सभी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। ये डार्क रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कीजिएगा, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस में आपने C3 प्लांट, C4 प्लांट अगर पढ़े होंगे तो उसमें डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल का निर्माण होता है, भोजन बनते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, सब पढ़ लीजिएगा, ढूंढ के ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखा है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, पानी को विभाजित करके ऑक्सीजन मुक्त करता है, CO2 को शुगर में स्थिर करता है। अधिकांश प्रकाश संश्लेषण जीव फोटो ऑटोट्रॉफ है, जिसका अर्थ है कि वे प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके सीधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम है। तो इसे हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। स्टूडेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपको इतना ही डेफिनेशन देना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है, जो क्वेश्चन का आंसर है वही आपको देना है बस, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द टू सक्सेस स्टेप, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होते हैं। डार्क रिएक्शन द टेक प्लेस ऑफ द स्टोमेटा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर द एब्सेंट ऑफ द क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के अंदर जब क्लोरोप्लास्ट होता है तब ये डार्क रिएक्शन होती है। द लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल ऑफ द लीव। जब पत्तियों के अंदर मेसोफिल जो क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो मेसोफिल के अंदर पत्तियों में पाया जाता है, उस समय ये जो रिएक्शन होती है इसे लाइट रिएक्शन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में हम ये एक प्रोसेस होती है जिसमें ऑटोट्रोपिक्स की बात करें अगर हम, आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ विच विद द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म विच लाइट एनर्जी टू मेक द शुगर एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होते हैं, जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइट एनर्जी में शुगर एंड ऑक्सीजन गैस, शुगर को प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द वाटर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, एनाबॉलिक या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में होते हैं, एंडोजेनिक स्टोरेज एनर्जी में होते हैं। तो ये सब ये आप देख सकते हैं, डेफिनेशन आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में मैंने बता दिया आपको। इम्पोर्टेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस एनर्जी है,